वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 22 अक्टूबर 2021 है और दिन है फ्राइडे। आज के दिन की शुरुआत करेंगे वॉरेन बफेट के एक कोट के साथ। प्रेडिक्टिंग रेन डज नॉट काउंट, बिल्डिंग आर्क्स डस। यहाँ पर रेन का मतलब है प्रॉब्लम, आर्क्स का मतलब होता है एक प्रकार की बोट, राइट, एक नौका। तो प्रेडिक्टिंग रेन डज नॉट काउंट, यानी कि आपके जीवन में कितने प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उसको काउंट करने का कोई फायदा नहीं है। बिल्डिंग आर्क्स डस, इसका मतलब यह है कि अगर आपको कुछ करना है तो कुछ ऐसा कीजिए कि जो जीवन में प्रॉब्लम आ रहे हैं या फिर आने वाले प्रॉब्लम्स हैं, तो उसकी इम्पैक्ट, उसका डैमेज कम से कम आपके जीवन के ऊपर कैसे हो, इस चीज़ के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। आज हमारे टेबल के ऊपर 4 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं। बहुत सारी बातें मुझे आपके साथ आज करनी है, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर आज का वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन और हमारी चैनल स्टडी IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 50% डिस्काउंट प्लस 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है। इसकी लास्ट डेट है 22 अक्टूबर, यानी कि आज इसका लास्ट डे है। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। अगर आपको एक स्मार्ट कोर्स परचेज करना है देन दिस इज द राइट टाइम टू बाय इट। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट studiiq.com या फिर हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर मिल जाएगी, और एल्स यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो चलिए बात करते हैं फैचअप के बारे में। फैचअप इज फ्रॉम पायोनियर। वैक्सीन के ऊपर लिखा गया एक आर्टिकल है। चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। कोविड की इंफॉर्मेशन या फिर ये कोरोना वायरस की जब न्यूज़ आई कि चाइना में ये स्टार्ट हुआ और USA में और इटली में और यूरोप के कुछ देशों में ये जो एक नया डिजीज़ है वो स्प्रेड हो रहा है, तो उस टाइम पर हमारे देश में क्या बातें चल रही थी? उस टाइम पर हमारे देश में ये बातें चल रही थी कि भारत के लोग जो हैं वो तो काफ़ी, हमारी इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हमें कुछ नहीं होगा। ये तो बहुत ही जो क्लीनलीनेस वाले देश हैं, वहाँ पर लोगों की जो जो हेल्थ हैं या फिर हाइजीन स्टैंडर्ड्स बहुत ही जहाँ पर ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर उन वो लोग जो हैं वो सॉफ्ट हैं। और हम यहाँ पर हाउ इट वर्क्स राइट इन आवर कंट्री, तो यहाँ पर ऐसा है कि हम थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमें ये वायरस जो है वो कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर हमारे देश में इतनी धूप है तो ये वायरस जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तो टिक नहीं पाएगा, तो ये मर जाएगा और हमारे देश में कुछ नहीं होगा। ये सारी चीज़ें चल रही थी, ये सारी मार्केट में ऐसी बातें चल रही थी, राइट। स्ट्रीट्स, दैट्स द राइट वर्ड, के जो कहते हैं ना कि गलियों में क्या बातें चल रही थी, तो ये सारी बातें चल रही थी। उसके बाद कोविड की शुरुआत हमारे देश में भी हो गई, और उस टाइम पर हमें पता नहीं था, बिना से हमें यानी कि सिटीजन्स को भी नहीं पता था, गवर्नमेंट को भी नहीं पता था कि इस ऐसी सिचुएशन के साथ कैसे डील किया जा सकता है। तो फिर लॉकडाउन इंट्रोड्यूस किया गया, और फिर जब पता चला कि पहली बार हमने देखा कि इंडियन रेलवेज जो हैं वो बंद हो गई, पहली बार देखा कि सारी की सारी फ़्लाइट्स जो हैं, सारे एरोप्लेन्स जो हैं वो एयरपोर्ट के हैंगर के ऊपर पार्क किए गए, हम लोग अपने घर के बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तब जाकर हमें पता चला कि ये तो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हमारे जीवन में आ गया। आई एम श्योर कभी ना कभी आपने ये भी सोचा होगा कि क्या ये पूरी पृथ्वी के ऊपर जो इंसान है, ये एज ए ह्यूमन स्पीसीज़ जो है, क्या ये वाइप्ड आउट हो जाएगी? क्या ये कोई नया क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाला बदलाव है? ये वो एक्सेट्रा, ये बहुत सारी चीज़ें हो रही थी उस टाइम पर। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस वेर प्रेइंग कि इसका कोई ना कोई इलाज मिल जाए, कोई ऐसी संजीवनी बूटी हमें मिल जाए जिससे हम अपने आप को, ह्यूमैनिटी को कोविड से बचा सकें। और फिर कुछ देशों ने वैक्सीन्स को पैदा किया। ह्यूमन हिस्ट्री में इतनी जल्दी कोई भी वैक्सीन जो है वो अभी तक पैदा नहीं हुई है। कुछ दिनों पहले हम बात कर रहे थे मलेरिया की वैक्सीन के बारे में, तो कितने 30 जितने ईयर्स, 30 साल लग गए मलेरिया की वैक्सीन को बनते बनते। और यहाँ पर देखिए 1 साल से भी कम वक्त में कोविड की वैक्सीन जो है वो तैयार हो गई। तो दैट इज़ ए वेरी वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, के जो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन, यही चीज़ हमारे साथ भी हुई। जब वैक्सीन लॉन्च हो गई तो उसके बाद वैक्सीन हेजिस्टेंसी देखने को मिली कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हेजिस्टेंट थे कि भाई हमें नहीं चाहिए, इसका ये इम्पैक्ट होगा, इससे लोगों के बाल झड़ जाएंगे, हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, ये वो कितनी सारी अफवाहें चल रही थी।
फिर सेकंड वेव में जैसे धड़ाधड़ लोग मरने लगे तो उस टाइम पर जो भी एलिजिबल लोग थे वो भी लंबी क्यू में ज्वाइन हो गए कि भैया हमें भी जल्द से जल्द जो है वो वैक्सीन दे दो वरना हम मर जाएंगे। तो वैक्सीन हेजिस्टेंसी पहले देखने को मिलती थी, अब धीरे धीरे क्या देखने को मिल रहा है, वैक्सीन कॉम्प्लेसेंसी, यानी कि अब लोग जो हैं वो एक डोज लेकर संतुष्ट हो चुके हैं, या फिर एक डोज ले लिया है फिर दूसरा डोज ले लेंगे अब, क्योंकि अब तो कोई वेव नहीं चल रही है। तो अब लोगों ने चीज़ों को थोड़ा लाइटली लेना तो स्टार्ट कर दिया है। सम पीपल सीम डिसइंटरेस्टेड इन टेकिंग द सेकंड डोज ऑफ कोविड वैक्सीनेशन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट डोज लेकर आए, अब सेकंड डोज जो है वो नहीं ले रहे हैं। सेफ्टी प्रोटोकॉल की बात करें तो हम श्योर आप सब बाहर जाते होंगे और आपने देखा होगा कि पहले की तरह मास्क जो है वो हम गले के लिए पहन रहे हैं, हमारे नाक और मुंह के लिए नहीं पहन रहे हैं। तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज़ जो है वो अब वो एक हमारे लिए एक नया शब्द बन गया जो हमने प्रैक्टिस किया था, लेकिन अब लोग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। इन ओडिशा अराउंड 13 lakh people were overdue for the second dose in अगस्त एंड के टाइम पर 13 लाख लोग ऐसे थे ओडिशा में। ये सिर्फ एक राज्य की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ओडिशा नहीं, दूसरे राज्यों में भी मोर लाइकली सेम सिचुएशन है कि 13 लाख जितने लोगों को सेकंड डोज की डेट पर जाना था, सेकंड डोज जो है वो उनका ड्यू था, लेकिन अब वो ओवरड्यू हो गए, वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी ओवरड्यू। और ऐसे ओवरड्यू के केसेस जो हैं वो हमें हर एक राज्य में, सभी राज्यों में देखने को मिलते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट ओवर क्राउडिंग एट वैक्सीनेशन सेंटर्स पुट्स ऑफ सम पीपल। कई बार ये भी होता है कि कुछ जगहों पर, अब सभी जगहों पर ऐसा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, जब बहुत ज़्यादा बिजी चीज़ें चल रही थी उस टाइम पर, जब मैं वैक्सीनेशन के लेने के लिए गया, मेरा फर्स्ट वैक्सीनेशन, तो उस टाइम पर आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट 4th मई, आई थिंक 4th मई या जून में स्टार्ट हुआ था, कैन रिमेंबर एग्जैक्ट मंथ, लेकिन फर्स्ट को लॉन्च किया गया फॉर ऑल एडल्ट्स एंड ऑन 4th आई वॉज देयर। तो उस टाइम पर भी 2-3 लोगों के बाद मेरा नंबर था। तो आई थिंक उस टाइम पर हम कह सकते हैं कि वैक्सीन हेजिस्टेंसी थोड़ी बहुत थी, बट थोड़ी बहुत, लेकिन क्योंकि सेकंड वेव का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि लोग जो हैं वो जल्द से जल्द वैक्सीनेट अपने आप को करवाना चाहते थे। तो ओवर क्राउडिंग की सिचुएशन कुछ जगहों पर, कुछ क्षेत्रों में हो सकती है, लेकिन हर एक जगह पर ऐसा नहीं है। जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, आई कैन से कि ऐसा नहीं है। फिर कुछ जगहों पर अगर होगा तो फिर आपको लगेगा कि ये ऐसा नहीं है। तो यस, वी फाइंड ओवर क्राउडिंग इन सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। अब कोई भी रीज़न क्यों ना हो, चाहे ओवर क्राउडिंग हो, चाहे वैक्सीन की सप्लाई नहीं है, ये वो जो भी रीज़न हो, द रियलिटी इज़ दैट कि लाखों लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज नहीं लिया है, और लाखों ऐसे लोग हैं जो अपना सेकंड डोज जो है वो भी नहीं ले रहे हैं। एक RTI फाइल की गई, राइट टू इन्फॉर्मेशन फाइल की गई, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रिप्लाई दिया है कि ओवर 3.86 करोड़ इंडियंस हैड फेल्ड टू टेक द सेकंड डोज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। लगभग आप पकड़ लीजिए 4 करोड़ जितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना सेकंड डोज जो है वो टाइम पर नहीं लिया है। और प्रॉब्लम यह है कि अगर हम फर्स्ट डोज ले लेते हैं और सेकंड डोज नहीं लेते हैं, सेकंड डोज से आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल जाता है, फर्स्ट डोज से आपको पार्शियल प्रोटेक्शन मिल जाता है, लेकिन फिर वैक्सीन, ये जो वायरस है उसको भी एक चांस मिल जाता है कि ये वायरस जो है ये म्यूटेट हो सकता है। और फिर अगर इसका एक नया वर्जन आ गया, एक ऐसा वर्जन जो अभी जो चल रही है वैक्सीन, ये वैक्सीन को बाईपास करके अगर लोगों को अफेक्ट करने लगा, तो हमें फिर से जीरो से, इट्स लाइक ए सांप सीढ़ी की गेम जो है कि आप 99 तक पहुंच गए और वहां से अगर आप गिर गए तो यू विल कम डाउन टू दिस सिंगल डिजिट लाइन, इजंट इट। तो ऐसी सिचुएशन ना हो कि ज़्यादा लोग जो हैं वो सिर्फ एक डोज ले रहे हैं, फिर उनकी वजह से सेकंड डोज टाइम पर नहीं ले रहे हैं, और फिर अगर वायरस म्यूटेट हुआ और फिर अगर वायरस ऐसा हो गया, ऐसा स्वरूप ले लिया कि 2 डोजेस वाले लोगों को भी अफेक्ट करने लगा, तो फिर हमें एक नई वैक्सीन जो है वो पैदा करनी होगी। हाल ही में कर्नाटका हाईकोर्ट में, वैसे हाल ही में आई एम टॉकिंग अबाउट मई 2021, तो कुछ महीनों पहले की बात है, जब कर्नाटका हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और कहा था कि सेकंड डोज प्रोवाइड करना जो है ये गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन रहेगी। और कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो वैक्सीनेशन है, इट इज़ अबाउट राइट टू लाइफ,
जीवन जीने का जो एक मौलिक अधिकार है उसका पार्ट है वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं मिलेगा तो चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे कि पेंडेमिक के समय में बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है और फिर वो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना जो है वो कहीं ना कहीं सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सरकार इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा काम कर रही है। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स सिग्मा 6, आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ें सारी की सारी चीज़ें 100% चल रही हैं, लेकिन अगर 90% प्लस भी चीज़ें अगर पॉजिटिव हैं तो दैट इज़ ए वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर आवर कंट्री। विल सी कि हमने क्या क्या बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए हैं एज फार एज कोविड वैक्सीनेशन इज कंसर्न। लेकिन अब लोगों की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, कि लोगों को भी ये समझना चाहिए कि फर्स्ट डोज लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है और सेकंड डोज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आपको भूख लगी है तो आपके मदर जो हैं वो आपको फूड सर्व करेंगे, आपको आपको थाली में फूड देंगे, लेकिन चबाना और खाना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो सरकार जो है वो वैक्सीनेशन तैयार कर रही है, नज़दीक के बूथ तक पहुंचा रही है, फिर वहां पर जाना, रजिस्ट्रेशन करवाना, ये सारी चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? फिर हम सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर एज वेल। जियो इकोनॉमिक्स ऑफ द टू क्वाड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नाउ सबसे पहले तो दो क्वाड्स के बारे में एक क्विक फैक्ट्स को देख लेते हैं, राइट? एक क्विक ओवरव्यू, बर्ड्स आई व्यू ले लेते हैं। तो जो पुराना क्वाड है, जो थोड़ा पुराना है, इतना भी पुराना नहीं है, तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ क्वाड 1। और दूसरा जो है ये एक नए क्वाड की बात चल रही है, तो दिस इज कॉल्ड क्वाड 2। अब पुराने क्वाड में कौन कौन है? एक तो ऑफ कोर्स हमारा देश है, दैट इज इंडिया, फिर यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गए क्वाड के, पुराने क्वाड के देश। नया क्वाड जो बन रहा है उसमें कौन है? इंडिया तो है ही। अगर इंडिया नहीं होता तो फिर इसके बारे में हम बात पे इतनी ज़्यादा क्यों करते? यूएसए भी है, फिर यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इज़राइल। ये 4 देश मिलके एक नया क्वाड बना सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये नए क्वाड के क्या क्या फ़ायदे, ये या फिर ये क्वाड जो है, ये क्वाड क्या है और क्यों है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके डियर फ्रेंड्स, जियो इकोनॉमिक्स ऑफ टू क्वाड्स, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। और हम अगर इतिहास को देखें तो वी फाइंड दिस के हमारा देश भारत जो है वो दुनिया के कितने सारे देशों के साथ बिजनेस करता था। टॉकिंग अबाउट बहुत पुराने अगर चले जाए तो आपको रोमन एम्पायर के सिक्के हमारे देश में देखने को मिला है, दैट इटसेल्फ इंडिकेट्स के ट्रेडिंग जो है वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ हो रहा था। फिर ओमान और भारत की जब भी हम बात करते हैं इन दोनों देशों की, तो कहते हैं कि ऐतिहासिक रिलेशनशिप है। फिर इन सारे रीजन में भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन अगर आप कोरिया में भी जाएँ तो कोरिया में भी एक वहाँ हमारे यहाँ के एक प्रिंसेस थी, उनकी शादी वहाँ के एक प्रिंस के साथ हुई, और कहते हैं कि वहाँ पर फिर उनकी डायनेस्टी आगे बढ़ी, और कोरिया में एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन जो है उनके अंदर आपको एक इंडियन जीन्स देखने को मिलते हैं। तो दिस इज जस्ट फ्यू फैक्ट्स। बिग पिक्चर ये है कि भारत ने हमेशा ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, हर जगह पर हमने सिविलाइजेशनल टाइज और इकोनॉमिक फुटप्रिंट्स जो है वो भारत की हमेशा आपको देखने को मिलती रही है। यही सारी चीज़ों की वजह से फिर यूरोपियंस को भारत के बारे में पता चलता है कि एक बहुत ही सोने की चिड़िया है कहीं पर, वहाँ पर जा सकते हैं हम। जैसे कि आज हमारे देश के लोग जो हैं वो यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा देशों में जाने की कोशिश करते हैं, वैसा ही डच लोग, ब्रिटिश लोग, फ्रेंच पीपल, देन द स्पेनिश पीपल। स्पेनिश वैसे तो दूसरी तरफ चले गए थे, यानी कि मैक्सिको और उन सारी पैसिफिक अटलांटिक ओशियन को क्रॉस करके उस तरफ जा रहे थे वो लोग। पुर्तगीज लोग जो हैं, तो ये सारे लोग पुर्तगीज़, ब्रिटिश, डच एंड और कौन थे, फ्रेंच, आई सेड, डिड आई सेड फ्रेंच? ओके, तो ये सारे लोग बेसिकली, तो इनको यहाँ पर भारत आना था और डेवलपमेंट करना था और ये सारी चीज़ें, पैसे कमाने थे। ओके, कट शॉर्ट करें स्टोरी को, तो फिर जब ये सारे देशों का मैरीटाइम डोमिनेंस बढ़ने लगा, सबसे ताकतवर एक वक्त था जब पोर्तुगल जो है वो एक बहुत ही माइटी
बहुत ही ताकतवर नेवल पावर बन गया। फिर धीरे धीरे ब्रिटिश भी बने, स्पेन भी, इटालियंस, स्पेन, ये सारे जो यूरोपियन बड़े बड़े पावर्स हैं वो मेरीटाइम डोमिनेंस उनका काफ़ी अच्छा था सबसे ज़्यादा। फिर पोर्तुगीज़, फिर फ्रांस, और उसके बाद फिर ब्रिटिश एम्पायर ने अपना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मेरीटाइम डोमिनेंस जो है वो काफ़ी एक्सपांड कर दिया। तो ईस्ट और वेस्ट के लिंक्स जो हैं वो बनती रही। फिर देश आज़ाद हुआ, पार्टीशन हुआ हमारे देश का, फिर कोल्ड वॉर के वक्त के टाइम पर, और फिर उसके बाद चाइना पाकिस्तान का एक एक्सिस हमें देखने को मिला। कुछ दिनों पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे चाइना ने कुछ लॉजिस्टिक्स और कुछ मटेरियल प्रोवाइड किया, और कैसे पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट ने फिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स पैदा किए और फिर साउथ कोरिया तक पहुंचाया। दूसरे देशों को भी, नॉट साउथ कोरिया, सॉरी, नॉर्थ कोरिया को वो चीज़ प्रोवाइड की। नॉर्थ कोरिया के पास से उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी ली, और दूसरे देशों को भी ये न्यूक्लियर वेपन्स प्रोवाइड करने की कोशिश करें। तो ये सारे डिस्ट्रप्शन भी हमें ओवरऑल देखने को मिले। अब ये जो ईस्ट क्वाड है, जो क्वाड 1 जो हमने देखा, तो ये क्वाड 1 जो है, इस क्वाड 1 की, इसका जन्म ही ऐसे हुआ, इसलिए हुआ कि चाइना का जो डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है, चाइना की जो एग्रेसिवनेस बढ़ती जा रही है, तो इसको एक प्रकार से कंट्रोल किया जा सके। और जो दूसरा क्वाड बन रहा है, यूएस, इजराइल, इंडिया और यूएई वाला क्वाड, तो इस क्वाड में भी कहीं ना कहीं चाइना को कंट्रोल करने की बात है, पाकिस्तान को कंट्रोल करने की बात है, टेररिज्म को कंट्रोल करने की बात यहाँ पर चल रही है। और सिर्फ डिफेंस ही इसका मेन लक्ष्य नहीं है। जो क्वाड नंबर 1 है, जिसको आप ईस्ट एशियन क्वाड कह सकते हैं, तो कोविड में कोऑपरेशन करने की बात है, क्लाइमेट चेंज, फिर टेक्नोलॉजीज़, राइट, नई नई टेक्नोलॉजीज़, ये सारी चीज़ों में ये सारे देश मिलकर काम करेंगे। और चाइना तो कॉमन चीज़ है ही। जो वेस्ट एशियन वाला क्वाड है, तो इसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो ये सारी चीज़ों की बातचीत जो है वो चल रही है। एस जयशंकर साहब ने ये एक इंडिकेशन दिया है। इंडिकेशन ये है कि ये क्वाड सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं है, और डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सिर्फ उसी को हमें, उसी में ही हमें अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना है, इससे आगे भी बढ़ना है। और हम चाहते हैं कि ये सभी देशों का और पूरी दुनिया का इकोनॉमिक और ग्लोबल इश्यूज़ को हम सॉल्व करें, और सभी देशों का इकोनॉमिक ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। तो 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों क्वाड्स को लेकर। द नीड टू डिफेंड अगेंस्ट प्रेडेटर्स हु कोवेट टेरिटरी एंड सीक टू डिस्टेबलाइज इंडिया, फॉर एग्जाम्पल चाइना एंड पाकिस्तान। और दूसरा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हमारे लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको एनहेंस करना, उसको इम्प्रूव करना। तो ये 2 बड़े लक्ष्य हैं। अब वाटरवेज की बात करें या फिर लैंडवेज या फिर रोडवेज, नॉट लैंडवेज, रेलवेज एंड रोडवेज, तो ये दोनों जो हैं एक लंबे समय से, खास करके वाटरवेज और एक हद तक रोडवेज एंड रेलवेज, तो इसके माध्यम से भारत ने दुनिया के अलग अलग देशों के साथ, नेबरिंग देशों के साथ ट्रेड किया है, दूसरे अलग दूर देशों के साथ भी हमने ट्रेड किया है। तो वाटर हैज़ प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे देश की आप देख लीजिए कि कुछ 7,500 किलोमीटर जितनी तो लंबी कोस्ट लाइन भी है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। वियतनाम हो, इजिप्ट हो, या फिर दूसरे देशों तक भी हमने वाटरवेज के माध्यम से सामान ख़रीदा है और बेचा है। और वाटर सिक्योरिटी को, मैरीटाइम सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक लंबे समय से, मोदी साहब आए उससे पहले भी सरकार जो है ये कोशिश कर रही थी, तो स्टेप बाय स्टेप फिर फाइनली हम इस सागर इनिशिएटिव को लॉन्च किया, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द इंडियन ओशन रीजन। कि इंडियन ओशन रीजन के सभी देश जो हैं उनकी तरक्की भी हो और उनकी सिक्योरिटी भी रहें। तो इसको लेकर भारत ने ये सागर इनिशिएटिव लॉन्च किया। अब सेंट्रल एशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट है, हमारी एनर्जी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा सामान हम वहाँ पर बेच सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो रोड कनेक्टिविटी है वो ब्लॉक्ड है बाय पाकिस्तान। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम वाटरवेज के माध्यम से आगे बढ़ें, और हमारा जो इकोनॉमिक और कल्चरल एंगेजमेंट है वो एक प्रकार से ब्लॉक हो गया है, या फिर इंक्लाइन, ये एक चढ़ाई हो गई हमारे लिए बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉकेज। तो अब वाटरवेज के माध्यम से हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं। फिर सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर जो है ये बिकॉज ऑफ दिस चाइनीज़ इन्फ्लुएंस और चाइना के इंटरफियरेंस की वजह से सिंगापुर जो है वो काफ़ी बिजी रहता है, और भारत के साथ उनकी एंगेजमेंट काफ़ी अच्छी थी, लेकिन
फिर ऑल ऑफ द सडन आंध्र प्रदेश में एक नई सरकार आई और अमरावती वाला पूरा प्रोजेक्ट जो है उसमें सिंगापुर को हटा गया, तो इससे सिंगापुर जो है वो भारत से थोड़ा दूर चला गया। दुबई की बात करें तो दुबई जो है वो, यानी व्हेन आई से दुबई आई एम टॉकिंग अबाउट यूएई, तो यूएई हमेशा से भारत के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। दोनों देशों को एक बार लोकेट कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी हियर, ये है इंडियन ओशियन, यहाँ से थोड़े आप इस तरफ आएंगे तो आपको मलेशिया के टिप पर ये सिंगापुर देखने को मिलेगा। तो दिस इज़ ए सिटी स्टेट सिंगापुर। और लेट्स सी वेयर इज़ दुबई। तो अरेबियन सी से आप थोड़े आगे आएंगे यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान, और ऊपर से तो दिस इज़ योर यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यहाँ का कैपिटल है अबू धाबी, और दुबई जो है वो इसका एक बहुत ही बड़ा शहर है। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो कनेक्ट होगी यहाँ पर, ईस्ट और वेस्ट की बात करें। आप सोच रहे होंगे कि सिंगापुर और दुबई के बारे में ऑल ऑफ द सडन, क्योंकि यूएई जो है वो इसका पार्ट है, और सिंगापुर किसी भी क्वाड का पार्ट नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं। तो हम नए ग्रुप्स में जा रहे हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम जिनके साथ अच्छे रिलेशनशिप हैं तो उनकी भी कुछ ना कुछ सहायता करें, मदद करें, उनको भी बेनिफिट हमसे हो और हमें उनसे बेनिफिट हो। तो गिव एंड टेक चलती रहे, सिर्फ ये फिर ग्रुप्स में अपने आप को बिजी नहीं रखना है। यूएसए की बात करें तो यूएसए दोनों ग्रुप्स में है, अच्छी बात है। यूएसए हमारा एक डिफेंस पार्टनर, बड़ा डिफेंस पार्टनर बनता जा रहा है, दैट्स ए गुड न्यूज़। बट हमें सिर्फ उनको एक बड़ा डिफेंस पार्टनर नहीं, हमें बड़ा ट्रेड और टेक्नोलॉजी पार्टनर भी बनाना है। और ईरान जैसे देश को ये भी एश्योरिटी देनी है कि अगर हम दोनों इस क्वाड ग्रुप में, एक में इज़राइल हैं जो ईरान का एक जानी दुश्मन है, फिर यूएसए है, दोनों ग्रुप में है, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत ईरान का दुश्मन बन चुका है। तो ये भी हमें एश्योरिटी, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। अब बात करते हैं द हिंदू के एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग या फिर एक बहुत ही अलग आर्टिकल के बारे में। पता है इस आर्टिकल को किसने लिखा है? इस आर्टिकल को लिखा है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने। 100 करोड़ डोजेस, दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। 100 करोड़ डोजेस हमारे देश में दिए गए हैं बाय 21 अक्टूबर, यानी कि कल तक। ये लेटेस्ट आंकड़ा आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 9 महीने पहले वैक्सीनेशन डिलीवरी की शुरुआत हुई और 9 महीनों के अंदर हम 100 करोड़ तक पहुंच गए हैं। याद आ रही है वो सारी बातें कि हमारे देश में तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, सरकार फेल हो जाएगी, हमारे पास उतनी लॉजिस्टिक्स नहीं है, हमारे पास उतने लोग नहीं हैं, हमें 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना, दिस इज़ इम्पॉसिबल। ये सारी नेगेटिविटी जो हैं वो सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे करके ख़त्म होने की कगार पर पहुंच गई है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये ख़त्म होने के कगार पर हैं। दूसरी तरफ 100 करोड़ से भी ज़्यादा डोजेस जो हैं वो 9 महीनों के अंदर हमारे देश ने डिलीवर किए हैं। लगभग 100 सालों के बाद ह्यूमैनिटी इतने बड़े पेंडेमिक का सामना कर रही थी। जो स्पेनिश फ्लू आया था, आज से 100 साल पहले जो स्पेनिश फ्लू आया, उसके बाद इतना बड़ा जो एक पेंडेमिक है वो हमें देखने को मिला। और पता ही नहीं था, एज वी नो, हमने स्टार्टिंग में भी बात की कि पता ही नहीं था कि क्या करना है इसके साथ। तो अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन जो थी, जो भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी डरावनी, बिकॉज एक चीज़ जो हमारे इनबिल्ड है, हमारा एक सॉफ्टवेयर जो दिमाग में एक सॉफ्टवेयर या फिर एक एप्लीकेशन इनबिल्ड है हमारे दिमाग में, दैट इज़ फियर ऑफ अननोन। तो फियर ऑफ अननोन तो हम सभी में होता है, और ये इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो क्या करें। अब कुछ आंकड़ों की बात करें तो अगर एक हेल्थ केयर वर्कर को 2 मिनट लगे एक व्यक्ति को वैक्सीनेट करने में, तो पता है कितने आवर्स का काम टोटल हुआ है? 41 लाख मैन डेज। 41 लाख मैन डेज या फिर 11,000 मैन ईयर्स। इतना काम जो है वो हमने इन 9 महीनों में किया है। For any effort to attain and sustain speed and scale, the trust of all stakeholders is crucial. और ये सिर्फ कोविड के बारे में नहीं है। डियर फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को ज्वाइन करेंगे, आप गवर्नमेंट के पार्ट बनेंगे। तो ये आपके लिए गोल्डन सूत्र है। ये अगर आपको प्राइम मिनिस्टर साहब पसंद है, नहीं पसंद है, बीजेपी पसंद है, नहीं पसंद है,
हम यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो क्या कह रहे हैं वो बात कर रहे हैं। उनका अनुभव तो हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। पिछले कुछ 25 सालों से ही वाज सीएम एंड देन प्राइम मिनिस्टर, तो 25 सालों से ही हैज़ प्लेड ए वेरी क्रूशियल रोल, एक टॉप पोजीशन पर वो रहे हैं। तो उनका कहना यह है कि फॉर एनी एफर्ट टू अटेन एंड सस्टेन स्पीड एंड स्केल द ट्रस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इज, जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, अगर कोई मिशन को आपको सक्सेसफुल बनाना है तो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका ट्रस्ट, उनका विश्वास जीतना जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देर आर सम अमंग अस हु ओनली ट्रस्ट फॉरेन ब्रांड्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉरेन की ब्रांड्स को ही ट्रस्ट करते हैं। लेकिन जब कोविड की बात आई तो लोगों ने कहा कि हमें मेड इन इंडिया वैक्सीन चाहिए। तो ये एक सोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया। 2 कार्स लेने के लिए जाए तो आप देखिए, अब कार्स की बात मैं जब कर रहा हूँ तो आई मस्ट टेल यू कि भारत की कार्स अच्छी हैं, मीन्स अच्छी क्वालिटी तक हम पहुँच रहे हैं, बट स्टिल वी हैव नॉट अराइव्ड टू बी ऑनेस्ट। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है। लेकिन ओवरऑल जो एक मेंटालिटी है कि नहीं फॉरेन की चीज़ें ही अच्छी हैं, हमारे देश में चीज़ें इन्फीरियर क्वालिटी की मिलती है, ये वो, अब वो धीरे धीरे जा रहा है। एक बहुत बड़ा पैराडिम शिफ्ट नज़र आ रहा है और ये कोविड में हमें देखने को मिला। फिर जो ट्रस्ट की बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वैसे ही जन भागीदारी, पीपल्स पार्टनरशिप, ट्रस्ट इज़ वन थिंग, ट्रस्ट से फिर लोग पार्टनर्स बनेंगे। तो जन भागीदारी जो है, अगर ये नहीं है, अगर आप परिवार में भी देख लीजिए, फैमिली में अगर पार्टनरशिप नहीं है, फैमिली में अगर लोगों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट और वो बॉन्ड नहीं है, तो फिर फैमिली जो है वो धीरे धीरे टूट जाएगा। सेम थिंग गोज़ विद ए सोसाइटी, सेम थिंग गोज़ फॉर ए कंट्री एज वेल, कि अगर एक देश में लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, सरकार को सपोर्ट नहीं करते, तो फिर उस देश का कुछ नहीं हो सकता। ऐसे दुनिया में बहुत सारे देश हैं, लेकिन लकीली हमारा देश जो है वो ऐसा देश नहीं है। जन भागीदारी की मदद से और सरकार के प्रयास और लोगों के प्रयास की वजह से हम 100 करोड़ डोजेस तक पहुंच पाए हैं। When everyone takes ownership, nothing is impossible. जब हर कोई अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ले, चाहे वो पॉल्यूशन कम करने में हो, चाहे ये कचरा कम करने में हो, या फिर हमारे देश साफ करने में हो, चाहे महिलाओं की, बुज़ुर्गों की, वल्नरेबल सेक्शन जो भी हैं उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनके डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर दुनिया का हर एक व्यक्ति ले ले, उसमें एजुकेशन भी आ गया, उसमें रोड सेफ्टी भी आ गई, सारी चीज़ें अगर हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने लगे, अगर हम हमारी जो ड्यूटीज़ हैं उनको फॉलो करने लगे, तो हमारा देश जो है वो दुनिया का सबसे अच्छा रहने लायक देश जो है वो बन सकता है। क्या नहीं है हमारे देश में? हम सोने की ढेर पर बैठे हैं, लेकिन हमारे हाथ में एक कटोरा है और हम भीख मांग रहे हैं। ऐसी सिचुएशन है फ़िलहाल हमारे देश की। इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन जब कुछ चीज़ों की बात करें तो ऐसी हैं। और दुनिया के दूसरे देश जो बहुत ही, वहाँ पर आप घर के बाहर नहीं रह सकते, आप एक रात रास्ते पर सो नहीं सकते, ऐसा एक्सट्रीम क्लाइमेट है वहाँ पर, और वो दुनिया के नंबर 1 देश में है। तो हमारे देश में कुदरत हमें सपोर्ट कर रही है, जियोग्राफी हमारे पक्ष में है। हमें जो करना है वो सिर्फ मैनेजमेंट करना है। अगर मैनेजमेंट प्रॉपर कर लिया, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर कर लिया, तो फिर हमारा देश दुनिया का सबसे बेस्ट रहने लायक देश बन सकता है। अब हेल्थ केयर वर्कर्स, दे डिड देयर पार्ट वेरी वेल, यू नो, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यंगस्टर्स, सोशल वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, सभी ने अपने एफर्ट्स दिए, और वीआईपी कल्चर जैसी चीज़ जो है वो देखने को पीएम साहब ने लिखा, लेकिन ग्रासरूट रियलिटी में मीन्स कुछ जगहों पर यह वीआईपी कल्चर देखने को मिला था, लेकिन इतना भी नहीं था, सभी लोगों को मिल रहा है। दुनिया में बहुत ही कम ऐसे देश हैं, एज यू नो, कि जिनके पास खुद की वैक्सीन है। जस्ट इमेजिन कीजिए उनकी से, आज भी कुछ ऐसे देश हैं जिनको वैक्सीन नहीं मिली है या फिर वहाँ पर नहीं पहुँची है, उनको किसी और के ऊपर रिलाई होना पड़ रहा है। इट्स लाइक आपके परिवार को भूख लगी है और आप किसी की वेट कर रहे हैं कि वो आकर आपको खाना प्रोवाइड करे, आपके फ्रिज में, आपके घर में खाना नहीं है। ऐसी सिचुएशन हो गई है। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी आर वेरी लकी कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट्स और एंटरप्रेन्योर्स ने रिस्क लिए, पैसों का रिस्क लिया, समय का रिस्क लिया, मेहनत की और वैक्सीन बनाई, और ये वैक्सीन हम दुनिया के दूसरे देशों तक भी पहुंचाएंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म, कोविन जैसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिससे हम मॉनिटर कर सके सारी चीज़ों को। और वे सारे लोग जो कई बार कहते हैं कि चाइना की तरक्की इसलिए हुई क्योंकि चाइना में तानाशाही है, और तानाशाही से ही आप स्पीड अचीव कर सकते हैं, तानाशाही से ही आप
डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं, ये सारी बातें गलत हैं। आपके जेब में मैं लाखों रुपए दे दूं लेकिन आपको अगर जेल में डाल दूं तो आप कहेंगे कि ये सारे पैसे ले लो, राइट, ये सारे पैसे ले लो, मुझे आज़ादी दे दो। तो हमारे देश में भले ही पैसे कम हो देश और लोगों के पास, लेकिन आज़ादी तो है। तो डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, ये चीज़ साबित होती है। ये एक लेटेस्ट एग्जांपल से आप साबित कर सकते हैं या फिर इसको यूज़ कर सकते हैं इन मेंस आंसर राइटिंग कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, गिव एग्जांपल ऑफ वैक्सीनेशन। तो डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। एंगेजिंग द तालिबान, द हिंदू का ये आर्टिकल है। 10 देशों के बीच में एक मुलाकात हुई मॉस्को में और इसमें भारत भी शामिल था। तालिबान के साथ बातचीत हुई और एक जॉइंट स्टेटमेंट भी आया कि अब अफ़गानिस्तान की एक नई रियलिटी है जहां पर तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान की नई सरकार है। पहली बार बहुत दशकों के बाद भारत ने फाइनली ये माना है कि अब तालिबान के साथ हम एंगेजमेंट यानी कि अब उनके साथ ऑफिशियल बातचीत करेंगे, और ऐसी पहली ऑफिशियल बातचीत जो है वो भी हुई। अभी तक क्या था कि दोहा में अनऑफिशियल लेवल पर, इनफॉर्मल लेवल पर या फिर अनऑफिशियल लेवल पर तालिबान के साथ बातचीत हो रही थी, लेकिन अब ऑफिशियल लेवल पर बातचीत हुई है। अफगानिस्तान में भारत ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं, लंबे समय से कितना टाइम, एनर्जी, सारी चीज़ें हमने इन्वेस्ट की है। तो वी डोंट वांट कि तालिबान इसको वेस्ट कर दे और सिर्फ हम उनसे बात ना करें और इसकी वजह से सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाए, तो ये लॉजिकल बात नहीं रहेगी। कांधार के टाइम पर कांधार जब लास्ट टाइम जब तालिबान पावर में था तो उस टाइम पर कांधार में हमारा प्लेन जो कनिष्का एयरलाइंस हैं, फिर कैसे प्लेन हाईजैक किया गया था, इसके ऊपर एक फ़िल्म भी बनी, आई थिंक ज़मीन उसका नाम है, देख लीजिएगा, एंटरटेनिंग फिल्म है। तो ये सारे इश्यूज हुए थे उनके साथ, भारत और तालिबान के बीच में ये सारे इश्यूज थे, और उस टाइम पर पाकिस्तान जो है वो ये सारी चीज़ें करवा रहा था और तालिबान ये सारी चीज़ें हंसी खुशी कर रहा था। अब तालिबान ये कह रहा है कि अफ़गानिस्तान का इस्तेमाल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं, या फिर इसकी अफ़गानिस्तान की ज़मीन जो है इसके ऊपर टेररिज्म को रखा नहीं जाएगा, ये वो। अब आईसिस वर्सेस तालिबान की सिचुएशन भी देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर हमें तालिबान के साथ बातचीत या फिर अगर तालिबान को थोड़ा बहुत कंट्रोल करना है लेट्स से, या फिर तालिबान को समझाना है, तो फिर वो अकेले बायलैटरल लेवल पर नहीं होगा, रीजनल लेवल पर, कि ये सारे जो 10 देश मिले हैं यहाँ पर, चाइना भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, दूसरे सेंट्रल एशिया के देश आ गए, तो ये सारे देश जो हैं उनके भी भारत की तरह अफ़गानिस्तान के साथ जुड़े हुए अपने खुद के इंटरेस्ट हैं। तो अफ़गानिस्तान अच्छा देश बनेगा तो इन सारे देशों के लिए फ़ायदा होगा, वरना यहाँ पर इश्यूज चलते रहेंगे तो ये सारे देशों के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट नुकसान रहेगा। तब देखते हैं कि तालिबान जो है वो सच में कितना बदल गया है और क्या क्या बदलाव हमें अफ़गानिस्तान में देखने को मिलता है। लेकिन अच्छी बात है कि भारत ने ऑफिशियल लेवल पर तालिबान के साथ डिस्कशन करने की शुरुआत कर दी है। डियर फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं, आप प्लीज़ पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। प्लीज़ डोंट गो अवे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी है। ये रहा एक कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर, ये एक आपके लिए नया प्रश्न है। नाउ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लेट मी टेक यू हियर फर्स्ट, राइट। तो एज यू कैन सी, ये है मेरी टेलीग्राम की चैनल। अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है डियर फ्रेंड्स, कल सैटरडे है 23rd, लेट मी राइट इट डाउन हियर, सैटरडे 23rd अक्टूबर 21। कल हिंदू एनालिसिस जो है वो नहीं आएगा। संडे यानी कि 24th को, वैसे संडे को छुट्टी ही होती है, एडिटोरियल्स आर्टिकल्स नहीं होते हैं, तो संडे को भी नहीं आएगा। और मंडे दैट इज़ 25 अक्टूबर 21, इस दिन पर भी नहीं है। ये 3 दिन द हिंदू एनालिसिस नहीं आएगा। वी हैव ए फैमिली फंक्शन, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे घर में एक फंक्शन है, तो इसकी तैयारी जो है वो पिछले 1 हफ्ते से चल रही है। अब तैयारी जो है वो पीक पर आ जाएगी। तो सैटरडे, संडे और मंडे, ये 3 दिन जो हैं वी आर गोइंग टू बी, संडे वी आर गोइंग टू ऑफ कोर्स बिजी, और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। बट ऑन 26th से चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। तो ये 3 दिनों की कंटिन्यूस द हिंदू एनालिसिस में छुट्टी रहेगी। तो अब इन 3 दिनों में आप क्या कर सकते हैं? ये 3 दिन जो हैं आपको वेस्ट नहीं करने हैं।
जो भी न्यूज़पेपर्स आपको, जो हिंदू हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, पायोनियर, जो भी न्यूज़पेपर का आपको एक्सेस है उसके आर्टिकल्स को पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये होगा कि आपको पता नहीं कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स फाइन, पढ़िए। मुझे भी एक समय पर पता नहीं रहता था कौन सा इंपॉर्टेंट है नहीं है। जब अनइम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट दोनों आर्टिकल्स को पढ़ने की शुरुआत की तब पता चला है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। तो ये 3 दिन आप मैनेज कर लीजिएगा। आई एम श्योर यू आर केपेबल इनफ नाउ टू हैंडल योर सेल्फ। और ऐसा एक दिन तो आता ही है जब टीचर जो हैं उनको गुड बाय कहने का वक्त आता है, तब आपको खुद तैयारी करनी पड़ती है। तो ये एक छोटी सी उसके लिए झलक होगी या फिर प्रिपरेशन होगी। अब फंक्शन क्या है, आई विल शेयर इट विथ यू गाइज ऑन मंडे या फिर संडे को मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, इट यू विल फाइंड इट ओनली हियर ऑन टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं की है तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। I'll see you soon, dear friends. Enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.